इलेक्शन। बात आलोक शर्मा आपसे। आलोक जी, अब तो सरकार बन गई, मंत्रियों ने शपथ ले ली, बहुमत का आंकड़ा उनके पास है, अभी भी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं छीका टूटेगा और बिल्ली की किस्मत खुल जाएगी? आलोक जी चुप कर बे कुत्ते। नहीं, हम कोई उम्मीद नहीं लगा के बैठे हैं और देश की सरकार छीका नहीं होती है कि वो फूटेगा और किसी का भाग खिलेगा, और ना ही ये मोदी जी का 0.3 है, ये 3.0 है। ये एनडीए की सरकार है और एनडीए की फुल फॉर्म है नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस। तो अभी मोदी जी का वो नहीं है, अब अहंकार का बुलडोजर जो पहले ट्रकों की परवाह नहीं करता था, अब उसको साइकिल की परवाह करनी पड़ेगी, हाईवे के ऊपर भी और पतली गलियों से भी निकलना पड़ेगा। और पतली गलियों में कई बार अहंकार का बुलडोजर फंस जाएगा। इसी वजह से हम नहीं कह रहे हैं, जो पिछले 2 दिन की घटनाएं हैं वो स्वयं अपने आप में बयान कर रही हैं। एनसीपी नाराज है, टीडीपी और जनसेना में वहाँ पर झगड़े चल रहे हैं, गोपी रिजाइन करने की बातें खबर आ रही हैं, शिवसेना जो शिंदे गुट है उसका आपने अभी बताया, स्पीकर कौन होगा अभी तक तय नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमारी वजह से कुछ नहीं है। हमने तो पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था खड़गे साहब के यहाँ जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई कि हम सही समय पर अगर कहीं पर कोई चीज़ होगी तो उस पर हम रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज जो सरकार बना रहे हैं वो सरकार बनाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी भी सरकार बनाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, ये नहीं है कि कौन कौन से हमने वायदे किए थे उनको कैसे पूरा किया जाएगा। 24 लाख बच्चे नीट वाले सड़कों पर हैं, किसी एक मंत्री, किसी संतरी, किसी अधिकारी का कोई बयान नहीं आया बीजेपी की तरफ से कि भाई हम क्या करेंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब दूसरा है, आपने एक बहुत रोचक बात कही कि अलायंस के पार्टनर्स ज़्यादा पैसा ले जाकर अपने राज्यों में दिखाएंगे। अगर ऐसा होगा कि मोदी साहब के यहाँ पर अलायंस के पार्टनर्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा और तब अलायंस चलेगा, तो स्वाभाविक है कि फिर तमाम सवाल उठेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि स्पीकर अगर बीजेपी का बनता है, आप हो सकता है जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हों वो बन जाएं, लेकिन उन कोई भी मोदी जी के सरकार में दोबारा स्पीकर अभी तक तो बना नहीं और नहीं बनेगा। मेरी जहाँ तक मेरा आकलन है, कोई ना कोई डमी आएगा, तीसरा व्यक्ति जो विपक्ष को बोलने नहीं देगा, और जब विपक्ष को बोलने नहीं देगा और विपक्ष मजबूती से अपनी बात रखेगा तो जो ये नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है इसमें फिर दिक्कत आएंगी। सही पकड़े हैं। लेकिन ये सब चीजें देश के लिए घातक हैं। मैं हमारी शुभकामनाएं हैं। हाँ। सरकार बनी है, चाहे जैसे तैसे बनी है वो, चाहे वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं का बेड़ा गर्क करके बनी हो, चाहे वो मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग को अपनी मुट्ठी में करके बनी हो, लेकिन अब वो देश की सरकार है। हाँ। अब हम चाहेंगे कि सरकार है तो जो वायदे उन्होंने सरकार ने किए हैं ओके, उनको पूरा करें। ओके, अब आलोक जी, उड़ीसा में आज 6 दिन हो गए। हाँ। मानक जी, अंतिम बात कह रहा हूँ मानक जी में, उड़ीसा में मैं बधाई भी दूंगा न्यूज़ 24 को भी और मानक जी को भी। 6 दिन हो गए उड़ीसा में रिजल्ट आए, अभी तक किसी चैनल ने चर्चा नहीं की भाई 6 दिन हो गए कौन सीएम होगा, क्या नहीं होगा। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक डिबेट्स हो गई होती। कांग्रेस में लठ मर रहे हैं, लड्डू एक दूसरे को पीट रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होता। हम कहेंगे कि उड़ीसा के लोगों को भी जल्द से जल्द सरकार मिले, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री मिले, जल्द से जल्द मंत्रिमंडल मिले, ताकि जो लोगों के काम है वो सुचारू रूप से हो सके वहां पर। ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारी पुनः शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। ठीक है आलोक जी, सरकार चलाएं। अब मुझे ये हमारी बताइए, शुभकामनाएं। ओके, अब मुझे ये बताइए, गठबंधन की सरकारें चलती नहीं हैं, ये बात क्या पुरानी नहीं हो गई है? अगर आप ज्यादा पीछे मत जाइए, आप वाजपेयी जी की सरकार ले लीजिए 99 वाली, 99 से शुरू करिए, 99 से 2004, 2004 से 2009, 9 से 14, गठबंधन की सरकारें अपना कार्यकाल पिछली 3 सरकारों में पूरा करके आई हैं। ऐसे में आप ये क्यों मान रहे हैं कि मोदी जी नहीं चला पाएंगे गठबंधन की सरकार? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि कौन सरकार चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। वो कहावत है, होनहार बिरबान के होत चिकने पात। अभी से 4 दिन में जो घटनाक्रम है वो पूरा देश देख ही रहा है। मैंने तो नहीं कहा कि वो चला नहीं पाएंगे, लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं हैं, ये तो मतलब अहंकार के शहंशाह हैं।
लेकिन अच्छी बात यह है कि वो 4-4 ड्रेस नहीं बदल रहे हैं जब से वो सत्ता में आए दोबारा। जनता ने उनके अहंकार को तोड़ा है, ये समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल हो गई हैं ईवीएम को लेके, जिसमें बनारस का भी उल्लेख है। वहां पर भी पता चल रहा है कि काउंटिंग कुछ थी, ईवीएम में कुछ निकला, और तमाम जगह ऐसी खबरें आ रही हैं। तो जिस तरह से सरकार बनी है वो पूरा देश देख रहा है, लेकिन हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। अब तो ईवीएम छोड़ उसके दीजिए बाद भी आलोक वो जी, आज भी अब तो इंडिया गठबंधन इतना मजबूत अरे हो भाई, गया, आपकी सुप्रीम सीटें कोर्ट में डबल हो केस- गई, अब तो छोड़ दीजिए ईवीएम। देखिए, बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। मुझे लगता है हमारी 4 गुना भी हो जाएं, और अगर कहीं पर 10 वोट का भी फर्क हो तो मुद्दा उठाया जाना चाहिए। लेकिन शायद इस लाइन को, जो मेरी लाइन है, इसको शायद मीडिया के साथी भूल गए। मीडिया के साथियों को तो लगता है बस सरकार बन गई तो मौज हो गई, बस अब कुछ नहीं, अब कोई बात नहीं होनी चाहिए। मानक जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के मुंह से शोभा नहीं देती है। कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, उनको करने दीजिए ना, ये काम आप क्यों कर रहे हैं? मैं बता देता पिटीशन थी मानक जी, मैं शिकायत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूं। अगर ट्रांसपेरेंसी में कहीं पर भी कमी है तो वो होनी चाहिए, और एक जगह नहीं 50 जगह ऐसा है जहां ट्रांसपेरेंसी में कमी है। ठीक है, ओके। इलेक्शन कमीशन का बचाव केवल बीजेपी और मीडिया के कुछ साथी करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। मैं फिर कहूंगा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मानक जी, आपको इलेक्शन कमीशन का क्या बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं हमारी चुनावी प्रक्रिया का बचाव कर रहा हूं, जो कि सुप्रीम कोर्ट से होके और पाक साफ होके निकली है। पाकिस्तान का ईवीएम ना एक सेकंड, मैं ईवीएम का बचाव फिर कहूंगा वो, क्योंकि ईवीएम पर जब तक कोई सबूत ना आ जाए कि हाँ बेईमानी हुई, वोटों में हेराफेरी हुई, मैच नहीं कर रही वीवीपैट और ईवीएम में जो वोट पड़ा है वो, या फिर कोई और टेक्निकल फॉल्ट या कहीं भी कोई मिसमैच, जब तक वो नहीं है तब तक आलोक जी सवाल उठाना अब जायज नहीं है, क्योंकि बीजेपी का बहुमत चला गया, इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो गया। अब तो कम से कम आपको मान लेना चाहिए ईवीएम ठीक काम करती है, और अगर कहीं ट्रांसपेरेंसी का मसला है मैं आपके साथ खड़ा हूं। कैसे मान लूं? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हाँ मानक जी, हिंदुस्तान का मीडिया हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़ा हो जाए, हम तो इसी में प्रसाद चढ़ा देंगे हनुमान जी का। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कहीं पर भी ट्रांसपेरेंसी में कमी है तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। ठीक है, वो कितनी बात बताइए। आलोक जी आप के लोग लगातार कह रहे थे, संन्यास दिलवाना था उनको। हाँ, मुझे ओके, आलोक जी आप लगातार कह रहे थे बीजेपी का बहुमत नहीं आया, एनडीए की सरकार बैसाखियों वाली, कमजोर प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल जैसे बना है ना आलोक जी, उससे तो ऐसा लग रहा है किसी के दबाव में पीएम आए नहीं है, यानी सरकार बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे पहली और दूसरी चली है, कमजोर पीएम नहीं होने वाले, देख लीजिए, किसी के दबाव में नहीं आए। देखिए, अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी किया ना, अभी बदत है। देखिए, सबसे पहले तो कमजोर और मजबूत प्रधानमंत्री की परिभाषा समझनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री वो मजबूत नहीं होता जो ईडी सीबीआई के दम पर दूसरे दलों को डराता हो, वो कभी मजबूत प्रधानमंत्री नहीं होता है। जो चाइना के सामने घुटने टेक देता हो वो मजबूत प्रधानमंत्री नहीं होता है। तो मीडिया के साथ ही मजबूत और कमजोर प्रधानमंत्री की परिभाषा अगर किसी को समझ ना आए तो मैं समझा दूंगा किसी दिन बैठकर। अभी मेरे पास एक आरएसएस के साथी आए हैं, अभी आकर बैठे हैं, ये पर्ची दे के गए हैं मुझे। इस पर्ची पे नाम लिखा है भाजपा के अगले अध्यक्ष का, क्योंकि पर्ची वाली पार्टी है ना ये तो। मानक जी, पर्ची आई है, इसमें पर्ची में नाम लिखा है। ये आरएसएस का एक व्यक्ति आया, बिल्कुल ऋषिकेश से आया, कहोगे तो मैं भी अभी दिखा दूंगा फोटो पे। अच्छा, आपको झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। सरकार तो बनी गई ना, मंत्रिमंडल में लटकन बाजार हो रहा, कोई बात अच्छा रुकिए, अरे जफर भाई बोलने दीजिए ना, मजा आएगा, रुकिए ना जफर भाई बोलने दीजिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने दे रहा हूं। बोलिए। हाँ, मैं केवल ये कह रहा हूं, ये पर्ची आ गई है, हाँ। और इस पर्ची पे बीजेपी के अगले अध्यक्ष का नाम लिखा है, और इस पे लिखा है कि आरएसएस ने मना कर दिया कि चुनाव नहीं होगा। चुनाव केवल हम डिमांड करेंगे कि कांग्रेस में चुनाव हो, और हमारे यहाँ जीवन में कभी भी चुनाव नहीं होगा। इस पर्ची में ये भी लिखा है, इस पर्ची में ये भी लिखा है नड्डा जी को बिना प्राइमरी मेंबरशिप के हमने एक्सटेंशन दे दी थी। और इस पर्ची में ये भी लिखा है कि अमित शाह जी के सामने किसी ने चुनाव नहीं लड़ा था, नड्डा जी के सामने किसी ने चुनाव नहीं लड़ा था। ये सारा इस पर्ची में लिख के देखा है। आप लोग ब्यूटीफुल
सुनिए ना भाई, डीप फेक में आप लोग मानक माहिर हैं। जी रोकिए ना भाई, डीप मानक जी रोकिए ना एक बार सब जो जरा। काम करते हैं उसमें आज अरे फिर यार से ये अपनी क्यों महारत- परेशान हो रहे हैं फिर जफर महारत भाई? वही दिखा रहे हैं। अरे जफर भाई हकीकत सुनिए आपने ना, बता दिया कि पूरे कैंपेन में जफर भाई आपने कैसे सुनिए तो सही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जफर भाई, उसका इस्तेमाल किया इजरायली कंपनी का। यही तो अच्छा प्रॉब्लम रुपए है।